हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लास में। तो आज हमारा क्लास सेकेंड है गणित का। क्लास 10 का गणित शुरू कर दिए थे हम लोग एक सीरीज के रूप में, जिसका नाम है उड़ान बैच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग संख्या को निपटा चुके थे, जिसमें हम लोग समझ लिए थे कि संख्या क्या होता है। संख्या एक गणितीय निरूपण करने का माध्यम है जिसकी तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे संख्या के बारे में। संख्या क्या है, संख्या का प्रकार एक्सेट्रा। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे कि संख्या क्या है। तो संख्या एक वैसा माध्यम था, वैसा गणितीय माध्यम था जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की गणना करने के लिए, उसके भाग को प्रदर्शित करने के लिए, किसी वस्तु के 1/2 भाग, 1/5 भाग, इस सब को प्रदर्शित करने के लिए हमको जो निरूपण करने का जो माध्यम था वही हमारा क्या है, संख्या है। ठीक है, संख्या को देखा गया तो संख्या को दो भाग में बांट दिया गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, दुनिया में जितनी सारी संख्या है उसको एक रेखा प्रदर्शित किया जाता है जिसे बोलते हैं संख्या रेखा। दुनिया में सारी संख्याओं को जिस रेखा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या को दो भाग में बांट दिया गया था। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या, और जिसे संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे काल्पनिक संख्या। ठीक है, उसके बाद देखा था कि हमारे जो चैप्टर है, हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर है वो हमारा वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या यहीं से साइड हो गए। लेकिन इसके अलावा हम समझ लिए थे काल्पनिक संख्या का निरूपण किस रूप से किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो दुनिया में जितनी सारी संख्या है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारा संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, -1 -2 -3 हो गया। हम जब भिन्न का जोड़ सीखते 1/2 2/3 15/16 27/90, ये सारी संख्या कैसी संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, दशमलव वाली संख्या वास्तविक संख्या। तो जिन जिन संख्याओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस सारी संख्या क्या हो जाती है, दशमलव संख्या। उस सारी संख्या हो जाती है वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आगे हम बढ़े थे तो देखे थे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो गई थी, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता था। ठीक है, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और इसके उल्टा जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अब नहीं लिख सकते तो क्यू हमारा 0 हो, कुछ भी हो, उससे हमको क्या मतलब बनता है, वैसी संख्या को बोला जाता था अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको परिभाषित करने का दूसरा अप्रोच हम समझाए थे आपको कि वैसी करणीगत संख्या यानी वैसी रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। ठीक है, जैसे √4, √9, √16, √25, √36, ये सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, इसके विपरीत जब अगर वैसी करणीगत संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं निकले, पूरा पूरा नहीं निकले, दशमलव में आ जाए, वे सारी संख्या को बोल रहे थे अपरिमेय संख्या। जैसे √2 जिसका मान 1.414, √3, √5, √6, √7, √8, ये सारी संख्या का जो हम जब भी करनी हटाएंगे, जब भी इसका वर्गमूल कर रहे होंगे, तो यह पूरी तरह से पूर्ण संख्या में नहीं परिवर्तित हो सकता है। अतः ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या वैसी रूट वाली संख्या जिसका मान दशमलव में आता हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखे थे वास्तविक संख्या तो दो प्रकार की हो गया था, एक भिन्न संख्या और दूसरा पूर्णांक संख्या। वैसी वास्तविक संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो वे सारी संख्या कहलाएंगी पूर्णांक संख्या, और 1 के अलावा दूसरा हो जाएगा तो सारी संख्या कहलाएंगी भिन्न संख्या। ठीक है, इसके अलावा पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के हो गया था, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली संख्या धनात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 -5 करते करते माइनस अनंत तक वाली संख्या ऋणात्मक संख्या। जबकि जीरो को रखा जाता है जीरो पूर्णांक में, जीरो को क्या रखा जाता है, जीरो पूर्णांक में। ठीक है, तो प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाला ऋणात्मक पूर्णांक, जबकि जीरो वाला को क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। तो हमारा पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। जबकि भिन्न संख्या के बारे में बात करते हैं, भिन्न संख्या भी तीन प्रकार के, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। वैसा भिन्न जिसका ऊपर वाला यानी अंश बड़ा हो उसे बोलेंगे उचित भिन्न, जिसका अंश छोटा हो जाए अनुचित भिन्न, और जो पूर्णांक के रूप में लिखा है 4.2/3 इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो ये सारी संख्या हम लोग पिछले क्लास में कवर अप कर लिए थे। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और संख्या देख ली जिसमें सम संख्या था, विषम संख्या था, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कर दे सम संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे अर्थात शेष एक आ जाए उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या।
वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से कटे भाज्य संख्या, और वैसी दो संख्या जिनका मौसा एक होता है या फिर जिनका गुणनखंड एक होता है उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो मेरे भाई साहब ये सारे हम लोग पिछली क्लास में देख लिए, बेसिक्स ऑफ नंबर को हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हमको समझना है आज से प्रमेयिका, प्रमेयिका के बाद देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर समझेंगे कि आखिर हमको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि पिछला क्लास रिकॉल हो गया होगा। अगर कम समझ में आया तो एक बार पिछले लेक्चर को देख लेंगे, फिर आज का क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग प्रमेयिका से। ठीक है, तो बात कुछ ऐसा, प्रमेयिका क्या कहता है। देखिए, प्रमेयिका का मतलब होता है कि प्रमेय कहने का मतलब सिद्ध किया हुआ तरीका, रेडीमेड। ठीक है, प्रमेयिका क्या है, रेडीमेड। हमारा समझो तो क्या है कि हम कस रेसिपी है, किसी खाना बनाने का जो रेसिपी होता है तो कोई ना कोई बनाया होगा। अब हम थोड़ी बनाते हैं कि आखिर हमको सब्जी बना, मतलब आखिर किसी चीज का रेसिपी बनाना, तो हम तो प्रैक्टिकली रूप से नहीं कर पाते, हम किसी की रेसिपी को पकड़ते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो एक वैसा बनाया गया तरीका, माध्यम जिसका इस्तेमाल करते अन्य चीज को बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रमेयिका। ठीक है, किसी चीज को मतलब एक वैसा सिद्ध किया हुआ तरीका, एक वैसा प्रैक्टिकली रूप से अपनाया गया तरीका जिसका इस्तेमाल करके हम अन्य तरीकाओं को सिद्ध करते हैं, अन्य का उपयोग करते हैं, उसी को बोला जाता है प्रमेयिका। बेसिकली मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है कि प्रमेयिका एक पहले से सिद्ध किया हुआ गणितीय पद्धति है। कहने का मतलब है कि जो प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है, ठीक है, वैसा लाइन जो उसको पहले से गणितज्ञ लोग, मैथमेटिशियन लोग बैठ के बहुत मेहनत से उसको सिद्ध कर दिए, और अब बोल दिए कि इसका इस्तेमाल करके आप कौनों को सिद्ध कीजिएगा, मेरा नाम ले लीजिएगा, मतलब मेरा प्रमेयिका का इस्तेमाल, इस प्रमेयिका का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज को प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रमेयिका इन द सेंस की प्रमेयिका एक सत्यापित कथन है जिसका इस्तेमाल करके हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है भाई साहब, अब समझिए, अब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो भाई साहब समझिए ध्यान से, यूक्लिड जो है यह एक गणितज्ञ है। हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको गणित में या फिर फिजिक्स में कुछ अजीब सा वर्ड लगे, अजीब, जैसे यूक्लिड, फैराडे, फ्रैंकलिन, ठीक है, कुछ अजीब लगे तो समझिए वैज्ञानिक का नाम होगा, मैडम ड्यूडी, ये सब किसका नाम, वैज्ञानिक नाम। थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे। ठीक है, यूक्लिड भी किसका नाम है, गणितज्ञ। क्या नाम है, गणितज्ञ। यह एक ग्रीक के बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमी भी एक्सपर्ट थे, खगोल शास्त्री थे। विभाजन का मतलब होता है भाग, विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग। और प्रमेयिका का मतलब है सत्यापित किया गया कथन, सत्यापित कथन। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। ये क्या कहता है यूक्लिड भाई साहब, सुनिए, ये कुछ नया नहीं है, जो हम को बचपन से सिखाया गया कि बउआ अगर तुम भाग बना रहा तो चेक कैसे किया जाएगा। जैसे अगर हम कोई भाग बना, ठीक है, हम कोई 4 से भाग करना है 30 में, तो मेरा पहला काम क्या होगा, हम 4 का पहरा पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, तो 32 सादे हो जाएगा। इसका मतलब 7 बार में क्या लगाएंगे, 28, 28 लगेंगे तो शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये तो भाग हो गया हमारा, भाग, भाग इन द सेंस डिवीजन। अब इसको अगर हमको चेक करना रहता था, क्या करना रहता था, चेक करना रहता था, तो कैसे कर देते हैं कि ये बराबर यानी 30 बराबर, ये दोनों में गुना कर दो, इसको जोड़ दो, है कि नहीं, 4 गुने 7 प्लस के 2, तो अगर दोनों LHS और RHS बराबर हो गया दोनों पक्ष, 28 प्लस 2 यानी कि 30, अगर दोनों 30 आ गया तो बहुत खुश होते थे कि हम जो भाग बनाए सही है। यही चीज क्लास 10 में इसका नाम बदल दिया है और बोल दी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आएगी नहीं, कुछ नहीं है, भाग को चेक करने का जो तरीका था, यानी किसी भाग को हम एक लाइन में लिख देंगे, एक लाइन में, उसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मतलब क्या, अगर देखा जाए तो जो जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको बोला जाता है भाज्य, और जो भाग लगाता है उसको बोला जाता है भाजक, उसको बोला जाता है भाजक। जो आता है हमारा भागफल, जो बच जाता है हमारा शेषफल, जो बच जाता है हमारा शेषफल, जो हमारा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल।
तो मेरे पास अगर देखा जाए तो हमको जो भाग करने के लिए मिला था वो 4 दिया गया था 30 में भाग देने के लिए। 30 में किससे भाग देने के लिए दिया गया था? 4 में। यानी मेरे पास भाज्य था और भाजक दिया हुआ था, लेकिन दो संख्याएं ये वाला और ये वाला कुछ नया आ गया। और हमेशा ध्यान रखिए जो भी आएगा वो प्लस में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली कहने मतलब यह और ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। तो अगर दो संख्याओं को भाग दिए तो हमको दो अन्य संख्या भी आ गया, जिसमें एक हमारा भागफल है, दूसरा हमारा शेषफल है। तो इसी को लिखने का तरीका है हमारा कि ये बराबर ये गुने ये प्लस में ये, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेषफल, भागफल प्लस में शेषफल। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेरे दोस्तों। यही क्या हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कुछ खास नहीं है, वही पुरानी बात है। बस कहा नहीं जाता है कि गिदरवा वही है, खाली खोल बदल रहे हैं। बस बात वही है कि बस वही पुराना बात है, बस उसको नया तौर पे चिपकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कुछ नहीं, हम इससे डरेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली कहने का मतलब क्या, गणित को पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए बनाया जाता है, पूरे दुनिया के लिए। तो भाजक भागफल तो हम अपने लिए समझते हैं कि नहीं, लेकिन इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है डिविडेंट। डिविडेंट इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोसेंट, QUOTIENT। और जो आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो भाई साहब समझिए, हमको दो संख्या दिए रहेंगे, तो गणित में नया क्या किया कि जो हमारा भाज्य है उसको मान लिया है ए, कि अगर मेरे पास भाज्य ए रहेगा और भाजक बी रहेगा, जो दो दिए गए संख्या उसको ए और बी मान लिया। क्या मान लिया? ए और बी। और जो आएगा उसको मान लिया क्यू से कोसेंट और आर से रिमाइंडर, इसको मान लिया क्यू से कोसेंट और आर से रिमाइंडर। इसी को क्या लिखेंगे? इसी को लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब समझिए कहता क्या है कि यदि मेरे पास दो संख्या ए और बी दिए गए हैं, यदि दो धन पूर्णांक, धन का मतलब पॉजिटिव, जब भी भाग दिया जाएगा पॉजिटिव संख्या में, यदि दो धन पूर्णांक ए और बी दिया हो, ए और बी के लिए ए और बी में भाग करने पर, है ना, ए और बी में भाग करने पर, ए और बी में क्या करने पर? भाग करने पर दो अन्य, मतलब दो जो दूसरा कौन कौन आ रहा है? क्यू और आर। और भी होना चाहिए और ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक हो सकता है, फिर शून्य हो सकता है। और ऋणात्मक संख्याएं क्यू और आर प्राप्त हो। और ऋणात्मक संख्या कौन कौन? क्यू और आर प्राप्त हो, क्यू और आर प्राप्त हो। तो भाई साहब इसी को लिखने का तरीका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को लिखने का तरीका क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही क्या हमारा जो बचपन से सीखते आ रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही है। भाग करने का जो तरीका हम क्लास 6 में अप्लाई करते थे, क्लास 7 में अप्लाई करते थे, वही क्लास 10th में सीखना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब समझिए कुछ बात और समझना जरूरी है। अगर हम भाग करें, ठीक है, अगर हम 4 में भाग करते हैं, 30 से भाग कर लिए, ठीक है, फिर 4 में भाग करते हैं हम 31 से, फिर 4 में भाग करते हैं 32 से, फिर 4 में भाग करते हैं 33 से, फिर 4 में भाग कर लेंगे हम 34। देखिए हो क्या रहा है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम इससे भाग किए तो 30 से कम 4 के पारा में 7 बार में 28। ठीक है, शेष कितना बचे? 2। अगर हम इसमें देखेंगे तो फिर 7 बार में लगेगा हमारा 28, क्योंकि 32 हो जाएगा। कितना बचा शेषफल? 3। और इसमें देखे तो क्या हो गया? 8 बार में हो गया 32, शेषफल क्या बच गया? 0। इसमें देखे तो 8 बार में 32, शेषफल क्या बचा हमारा? 1। इसमें देखे तो फिर 8 बार में 32, शेषफल क्या बचा भाई साहब? 2। तो थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाइएगा कि यदि हमारा जो भाग करने वाला भाजक, यदि हमारा भाग करने वाला भाजक 4 है, तो इसका शेषफल या तो 2 आया, चाहे 3 आया,
या तो 0 आया चाहे 1 आया, मतलब कि या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, कभी भी 4 नहीं होगा। यानी कि जो शेषफल होगा, शेषफल क्या बोल रहे हैं हम, जो हमारा शेषफल होगा वो किससे छोटा होगा, जो भाग दे रहा भाजक किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। लेकिन यह बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर होगा। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर भाजक कौन था हमारा, 4, कौन था हमारा 4, तो जो शेषफल आएगा हमारा r वो किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। इसका मतलब r या तो 0 हो सकता है, या फिर इससे बड़ा 2, या फिर इससे 1, या फिर इससे बड़ा 2, या फिर इससे बड़ा 3, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, 4 से। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो दो धनात्मक पूर्णांक a और b में भाग देने पर जो अन्य दो और ऋणात्मक संख्या q और r आता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। लेकिन जो यहाँ r का मान है हमेशा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा और 0 से बराबर बराबर होगा। इसी प्रमेयिका को बोलते हैं मेरे दोस्त यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी प्रमेयिका को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी प्रमेयिका को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी प्रमेयिका को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यानी कि दो अऋणात्मक संख्या को जब भाग देंगे, दो धनात्मक पूर्णांक को जब भाग देंगे, तो अगर q और r दो ऐसे संख्या आ रहे हैं जो नेगेटिव नहीं हो, 0 हो या फिर धनात्मक हो, तो उसे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां r का मान हमेशा b से छोटा होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा। इसी प्रमेय क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्लास 10 में हम कोई भाग चेक करने वाला विधि क्या है बताया जा रहा, सोचो सोचो, होगा ना। तो अब याद कीजिए कि आखिर हम इसका इस्तेमाल यानी भाग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए थे। भाई साहब एक तो किए थे भाग निकालने में, ठीक है, जोड़ घटाव गुना के बाद भाग जो सिखाया जाता है उसमें भाग किए थे, चेक कर लिए थे हम अपने सुविधा के लिए ताकि गलती नहीं हो, मास्टर साहब से डांट नहीं सुनना पर, इसलिए पहले चेक करके जाते थे कि सही है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान होगा तो अगर इसके अलावा आपको ध्यान होगा तो जैसे भाग के बाद एलसीएम सीख लिए, उसके बाद एचसीएफ सीख रहे थे, तो वो भी भाग विधि से सीख रहे थे। क्या सही बात है, जब हम एचसीएफ सीख रहे थे तो किससे सीख रहे थे, भाग विधि से। किससे सीख रहे थे, भाग विधि से। ठीक है, यानी कि इसका बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग का इस्तेमाल कुछ नहीं, दो संख्याओं के बीच मौसा निकालने के लिए किया जाता है, दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या के लिए किया जाता है, मतलब मेरे भाई कि जिस प्रकार से हम भाग को a बराबर किसी एक भाग को, ये वाले भाग को 30 बराबर 4 गुने 7 प्लस के 2 लिखे, वैसे ही अगर देखेंगे तो जब हम एचसीएफ निकाल रहे तो उसमें एक से अधिक बार भाग हो रहा था। उसी को अगर हम लाइन बाय लाइन लिख देंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, तो उसी से निकल जाएगा हमारा एचसीएफ। वही तरीका कहलाएगा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला तरीका। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक ही एप्लीकेशन है, एक ही यूज है कि हम दो संख्याओं के बीच क्या निकाल सकते हैं, मौसा। क्या निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच, मौसा। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो चलिए समझते हैं आगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल हम लोग किन किन अप्रोचों से। तो चलिए आगे समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल हम मौसा निकालने के लिए करेंगे तो किस रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बचपन वाला बात करते हैं। मतलब क्या कि अगर मेरे पास दो संख्या दिए गए हैं 12 और 42 का कहरा निकालने के लिए मौसा निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालें। क्या निकालें? हम पुराना में क्या समझते हैं, कैसे सीखे थे कि हम जानते थे कि बड़ा वाला में भाग देना है छोटा वाला से। चलिए भाई साहब, अब देखेंगे 12 के पहरा में कई बार में, तो 12 दूनी 24 तिहाई 36 बड़चौक 48 होता था। 12 के पहरा में कितने बार में लगेगा? 3 बार में 36। अगर घटाएंगे तो शेषफल क्या आ गया? 6। ठीक है, ये हमारा सिर्फ नहीं होता था। हम जब तक इससे भाग देंगे जब तक कि जो हमारा शेषफल 0 नहीं है कि नहीं। अब फिर हम इसको घेरते थे। याद आ रहा है वो बचपन जब आज से 100-200 साल पहले थे, पहले आज से 100-200 साल पहले जो पढ़े थे वही बात है, कुछ नया नहीं है मेरे दोस्त। चलिए, तो 12 कई बार में, 6 के पहरे में 12 2 बार में पूरा पूरा लग जाता है। तो जब हमारा पूरा पूरा कट जाए तो काटने वाले को ही क्या बोलते हैं? इन दोनों का मौसा। काटने वाले को क्या बोलते हैं? इन दोनों का मौसा। तो किसका मौसा? 12 और 42 का मौसा कितना हो गया? 6। 12 और 42 का मौसा कितना हो जा रहा था? 6। ये तो 8 क्लास में सीखे थे, 7 में सीखे थे, या फिर 6 में भी सीख लिए थे। इसी चीज को क्लास 10 में सिखाया जा रहा है। कैसे? अब समझो ध्यान से। अगर देखा जाए तो इसमें कितने बार भाग किए गए हैं? तो 2 बार। एक भाग हमारा यहां से यहां तक में है, ठीक है, और दूसरा भाग यहां से यहां तक में है। मतलब कि अगर हम क्या सीखे थे कि दो संख्या ए और बी में भाग लगा रहे थे और क्यू और आर आ रहा था, तो उसको हम क्या लिख रहे थे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या भाई साहब इसको भी लिख सकते हैं क्या? प्रयास करते हैं। चलिए, अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अगर इसको लिखना होगा तो लिखेंगे बीच वाला, यानी 42 बराबर 12 गुने 3 प्लस में 6। एकदम सही बात है, लिख सकते हैं। क्या इसको भी लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिखेंगे 12 बराबर 6 गुने 2 प्लस में 0। ओ मतलब क्या है कि भाग को ही हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं? जो भाग विधि है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है कि जो इतना लंबा चौड़ा भाग है उसको आप एक लाइन में लिख कर दिखाइए। इतना जो लंबा चौड़ा भाग है उसको आप एक लाइन में लिख कर दिखाइए, और इसी से आप क्या बनाकर दिखाइए? मौसा बनाकर दिखाइए। क्या बनाकर दिखाइए? मौसा। मतलब कहने का मतलब कि यदि पूरा पूरा कट जा रहा था, यदि शेषफल 0 हो जा रहा था, तो यही ना हमारा मौसा है। मौसा हमारा यही तो है। तो कहने का मतलब है कि हम क्लास 8 तक सीखे थे मौसा निकालने का अप्रोच था हमारा भाग विधि से। कौन विधि से? भाग विधि से। अब हमको कहता है कि आप बच्चे नहीं रह गए हैं, आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट लिखिए। जब भी आपको कहे कि एचसीएफ निकालना 12 और 42 का, 12 और 42 का, किसका एचसीएफ निकालना है? 12 और 42 का एचसीएफ निकालिए, मौसा निकालिए। क्या निकालिए? मौसा निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना कि दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि भाग हमेशा बड़े वाले से किया जाता है। तो बड़ा कौन है हमारा? 42। बड़ा कौन है? 42। अब लिखेंगे 42 बराबर 12 के पारा में कई बार में 42 है उससे कम आएगा, तो 12 तिहाई 36। 12 तिहाई 36 प्लस में 6। क्या हमारा यह
HCF हो रहा था, नहीं हो रहा था क्योंकि यह पूरा पूरा नहीं कर रहा था, यानी कि यहाँ शेषफल 0 नहीं आया था, यानी R जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये हमारा मौसम नहीं होगा। तो यहाँ लिखना होगा कि R भाई साहब 0 नहीं है। अगले स्टेप में हमारा दूसरा भाग क्या था, 12 बराबर 6 गुने 2 प्लस में 0, और यहाँ R किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, इसलिए जो मौसम हो गया था हमारा किसका मौसम 42 और 12 6, 12 और 42 का मौसम कितना हो गया था 6, यही हमारा हो रहा था आंसर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम भाग विधि से बनाते थे 4-5 लाइन होता था, उसी को हमको 2-3 लाइन में बनाना है, इसी के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं किताब वाली बात। भाई साहब देखिए, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक यहां लगा और एक यहां लगा, 2 बार लगा, किसी किसी में 1 बार भी लग सकता है, किसी किसी में 2 से अधिक बार भी लग सकता है। जब किसी एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब किसी एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है एल्गोरिदम। क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम। जब किसी चीज को हम बार बार लिखते हैं, जब किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज को बार बार सजा के लिखते हैं, जब किसी चीज को ना बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एल्गोरिदम। उसको कहा जाता है एल्गोरिदम। बार बार रिपीट करने की क्रिया क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं कहला के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक से अधिक बार यूज करने की क्रिया ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक से अधिक बार यूज करने की क्रिया क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो जब भी हम HCF बनाएंगे तो उसमें तो एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं लगेगा, उसमें कम से कम एक, अधिक से अधिक अनंत बार भी लग सकता है। अनंत नहीं मतलब 4 5 6 7 स्टेप तक भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक से अधिक बार इस्तेमाल करने की क्रिया, उसको क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कहने का मतलब होता है सजाने का तरीका। एल्गोरिदम कहने का मतलब क्या होता है, सजाने का तरीका। जैसे आपको 1 से 10 तक नंबर दिए गए हैं, तो आप कैसे सजाना पसंद कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 4 3 9 8 2 5 6 ऐसे सजाइएगा। सेकेंड वाला का एल्गोरिदम ठीक नहीं है, एल्गोरिदम ठीक नहीं है क्योंकि सजावट सही रूप से नहीं है, जबकि 1 2 3 4 का एल्गोरिदम सही है। तो एल्गोरिदम कहने का मतलब होता है सजाने का तरीका। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 बार लगा है, इसी को सजा कर लिख देंगे तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो समूह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बन जाएगा। ठीक है, तो समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं दिख रहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक से अधिक बार सुव्यवस्थित इस्तेमाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मेरे पास 2 बात आ गए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। भाई साहब अगर प्रमेयिका के बारे में पूछेगा, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूछेगा तो उसका इस्तेमाल किया जाता है केवल भाग लिखने में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर कहेगा तो उसका इस्तेमाल किया जाता है भाग लिखने में, है कि नहीं, भाग लिखने में किसका इस्तेमाल किया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। लेकिन यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का है, यूक्लिड विभाजन क्या है, एल्गोरिदम का है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मौसा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, मौसा ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, मौसा ज्ञात, यानी मौसा निकालने के लिए। मौसा निकालने में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। भाग में सॉरी बाय मिस्टेक, भाग निकाल, अगर भाग लिख रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे, और
मौसा लिख रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अगर आ रहा है तो बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखिए आखिर हम क्या समझ रहे हैं इससे, मतलब ओवरऑल हमारा समझाने का आपको क्या मतलब है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब अब मेरे पास दो संख्या दिए रहेंगे, उनका मौसा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? मौसा निकालने के लिए। जब दो संख्या दिए रहेंगे, जब दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करना होगा, दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करना होगा, मौसा ज्ञात करना होगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ चरण होता है, अंग्रेजी में स्टेप लिखेंगे, हिंदी में चरण। ठीक है, चरण बाई चरण लिखेंगे। जैसे अगर इसमें देखें तो यह दो चरण में बना है, किसके चरण में बना है? दो चरण। तो इसको लिखेंगे चरण नंबर 1, इसको लिखेंगे चरण नंबर 2। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को चरण बाई चरण लिख देंगे तो वही क्या कहलाएगा हमारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमेशा चरण बाई चरण लिखा जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग चरण बाई चरण करके लिख देंगे तो वही हमारा कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याओं का मौसा। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि सॉरी क्वेश्चन कि 107 और 511 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ मतलब मौसा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। तो भाई साहब 511 बड़ा है तो लिखेंगे चूंकि 511 इज ग्रेटर देन 107, 511 107 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो तब आएंगे लिखेंगे चरण 1। क्या लिखेंगे? चरण 1। तो चरण 1 में सबसे बड़ा को इधर लिखेंगे, 511 बराबर 107 गुना। अब बताइए कि हम 107 में किससे गुना करें तो 511 जब उससे कम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ आपका बुद्धि काम करेगा। देखिए ध्यान से, ये 107 को लगभग हम 100 समझ सकते हैं, लगभग, और इसको लगभग 500। तो 100 के पहरा में कई बार में 500 से उससे कम आएगा, तो 5 बार में। तो यहाँ तुरंत चेक करके देख लेंगे 107 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35 के पास हासिल 3, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 3, 5 एकम 5, कितना आ गया? 535। तो अगर इसमें हम 5 से गुना कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आ जा रहा है, इसका मतलब कि किससे गुना करना होगा? 4 से। एक कम से करके देखेंगे, 7 28 के 88 2, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर बच जाएगा 2 4। तो इससे हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 428। अब देखो 107 में 4 से गुना किए तो 428, अब कितना शेष बचेगा? तो 511 में अगर हम 428 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 8 जाएगा तो 3, फिर 10 में से 2 जाएगा तो 8, 83 बचेगा। कितना बचेगा? 83। भाई साहब बताइए क्या है 83 0 के बराबर है? तो लिखेंगे आर 0 के बराबर नहीं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो अब दूसरे चरण में आएंगे, चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए कौन था हमारा? यहाँ पर ए था हमारा ये संख्या, बी हमारा ये संख्या था। अब अगला स्टेप में ए कौन हो गया था? तो जो बी था हमारा, ध्यान से समझिए, जो बी था वो क्या बन गया हमारा? ए। जो बी था हमारा क्या बन गया? ए। जो हमारा बी था वो क्या बन गया? ए। और जो आर था वो हमारा क्या बन गया? बी। जो आर था हमारा क्या बन गया? बी। ठीक है, बेसिकली 107 यहाँ आ जाएगा तो 107 यहाँ लिखेंगे, और जो शेष बचा वही नहीं आएगा 83। ठीक है, अब समझिए 83 की पहरा में 107 चाहे उससे कम, तो 83 को लगभग हम 80 समझ सकते हैं। तो 8 80 में 2 से गुना करेंगे 160, जो इससे क्या है? बहुत बड़ा है। इसका मतलब 83 में हम 1 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। तो 83 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 83। अब 107 में से हम 83 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया तो 4, 10 में से 8 गया तो 2, कितना बचेगा? प्लस में 24। भाई साहब क्या 24 0 के बराबर है? तो लिखेंगे भाई साहब कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। 2 चरण हो गए, अगले चरण में चलते हैं, चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में अब 83 यहाँ आ जाएगा, और जो हमारा शेष था 24 यहाँ आ जाएगा। अब 24 के पहरा, 24 को लगभग हम क्या ले सकते हैं? 20 25 लो। ठीक है, 25 25 ये 75, 25 हो गए 100, यानी कि 4 बार में तो नहीं लगेगा, कितने बार में लगेगा? 3 बार में। तो 24 के पहरा में 3 से भाग कर, 24 में 3 से गुना करेंगे तो 6 12 के 2 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, 24 किया 72।
तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। 83 है, 72 घटा देना है तो कितना बचेगा, तो 83 में से 72 जाएगा तो 9 ना बचेगा, तो प्लस में 9, क्या 9 0 के बराबर आ गया, तो लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगले चरण में चलेंगे, चरण नंबर 4। अब हमारा 24 आ जाएगा यहाँ ए के जगह पर, जो शेष था हमारा आ जाएगा बी के जगह पर। 9 के पहरा में 24 है उससे कम, तो 9 दूना के 18, 18 में कितना जोड़ेंगे तो 26, 24 आएगा, तो 18 में 6 जोड़ेंगे 24 आएगा। तो क्या r 0 के बराबर है, यहाँ भी नहीं है मेरे भाई। अगला चरण में चल जाएंगे, चरण नंबर 5, ठीक है। अब 9 को यहाँ लिखना है, 9 बराबर 6 को यहाँ लिखना है, 6 के पहरा में 9 या उससे कम, तो एक बार में 6 प्लस में 3, और r यहाँ भी 0 के बराबर नहीं है। अगले चरण में 6 हमारा यहाँ आ जाएगा, चरण नंबर 6, ठीक है। 6 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 3 के पहरा में कै बार में, 2 बार में, प्लस में 0, 3 दूनी के 6। r यहाँ किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। यहाँ भी r कुछ नहीं बचा था तो किसके बराबर हो गया था, 0 के बराबर। जब भी r 0 के बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे इसलिए HCF, किसका किसका HCF, तो 511 का और 107 का जो HCF है किसके बराबर है, तो भाग यही ना दिया है, तो हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही इस्तेमाल करके हम दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक से अधिक बार इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी चीज को एक से अधिक बार इस्तेमाल कर देंगे तो वह उसका एल्गोरिदम कहलाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि मौसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल किया जाता है कि एल्गोरिदम का, तो हमेशा एल्गोरिदम, क्योंकि इसमें प्रमेयिका एक से अधिक बार होता है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। सो काइंडली टेक ए स्क्रीनशॉट, आइदर नोट डाउन। तो चलिए आगे देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। पहले एल्गोरिदम को समझ लेते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझते हैं, फिर बात करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, कि आखिर इन अप्रोचों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें एल्गोरिदम के बारे में, तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एक ऑलरेडी से डिफाइन किया हुआ, परिभाषित किया हुआ कथन है, जिसका इस्तेमाल करके हम अन्य चीज को प्रूव करते हैं। बेसिकली प्रमेयिका का ही समूह हमारा है एल्गोरिदम, ठीक है। प्रमेयिका क्या है कि एक सत्यापित कथन और एक से अधिक सत्यापित कथन हो जाएगा एल्गोरिदम, ठीक है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, जिसमें हम बहुत सारे प्रमेयिका को लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम विशेष प्रकार की समस्याओं का हल करते हैं, ठीक है। अब समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही चरणबद्ध लिखने की क्रिया जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके भाग को एक लाइन में लिख दिया जाता है, एक प्रमेय के रूप में लिख दिया जाता है, और यही अगर एक से अधिक बार भाग को लिखा जाएगा तो उसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। अगर देखा जाए कि आखिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा भाग विधि द्वारा किसी दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हम दो संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समवर्तक मौसा निकालते हैं, ठीक है। उसके चरण क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम मौसा निकालेंगे, तो उसके लिए हमको चेक करना होगा कि दोनों संख्याओं में से बड़ा कौन है। अगर दोनों संख्याओं में से बड़ा हमको पता चल गया तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक है। तो अगर हमको मौसा निकालना है तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि दोनों संख्या जो दिए गए दो धनात्मक संख्या, उसमें बड़ा कौन है। और चरण 1 में क्या करेंगे, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम भाग करेंगे जिसमें क्यू और आर हमको आएगा। यदि वे संख्याएं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को संतुष्ट कर रहा है और यदि आर का मान 0 आ जाए, ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब कि ए बराबर बी प्लस आर जब लिख रहे हैं तो आर जो होगा, जो शेषफल होगा, वो भाग देने वाले भाजक यानी बी से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, चाहे 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर इन कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। यदि संतुष्ट करेगा तो आर संतुष्ट कर रहा हो और आर का मान यदि 0 आ जाए तो उसी समय जो बी होगा भाग देने वाला, वही हमारा ए और बी का क्या कहलाएगा, HCF होगा। अगर नहीं आया तो कोई डरने की बात नहीं, फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे,
कब तक? जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। यदि शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या कहलाता है? दिए गए दो संख्याओं का एचसीएफ आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके केवल दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, बस केवल दो संख्याओं का। ठीक है, अब चलिए प्रैक्टिकली इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन अप्रोचों का इस्तेमाल करते क्वेश्चन को कैसे बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 196 और 38,220 का मौसक ज्ञात करें किस विधि से? यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक ही बात है। ठीक है भाई साहब, चलिए तो अगर बात करें हम लोग की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अगर यदि हमको दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। चेक करेंगे दोनों में बड़ा कौन है, लिखेंगे चूंकि 38,220 बड़ा है किससे? 196 में से, इसलिए जो हमारा ए हो जाएगा वो हो जाएगा 38,220 एवं बी हो जाएगा 196। अब इसमें हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले हम क्या किए? सबसे पहले हम किए कि दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि भाग करने के लिए बड़ा छोटा का होना है और उसकी समझ होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके क्या लिखेंगे? चरण एक में सबसे बड़ी संख्या को बराबर के इधर लिखेंगे और जो छोटी संख्या उसको लिखेंगे बी के जगह पर, छोटी संख्या को क्या लिखेंगे? बी के जगह पर। अब मेरे भाई साहब, अब हमको चेक करना कि आखिर हम 196 में किससे गुना करें, यानी इसमें भाग किससे करें कि जो भागफल आए या फिर नहीं है। तो अब मेरे पास समस्या है कि आखिर हमको 196 में किससे भाग करना है? 196 भाग करना है 38,220 से। किससे करना है? 38,220 से। चलिए देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कीजिएगा तो छोटे छोटे संख्या होंगी तो आसानी से बन जाएगा हमारे हमसे। ठीक है, लेकिन जब बड़ा संख्या होता है हम साइड में भाग विधि से हम तुरंत एचसीएफ निकाल देंगे और उसी का कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या, अगर हमको इन दोनों के बीच एचसीएफ निकालना तो हम बचपन से क्या सीखते हैं कि भाग देंगे कब तक? जब तक शेषफल इससे छोटा नहीं हो जाए। चलिए अगर देखा जाए तो 38,220 है हमारे पास, 196 भाग करेंगे 38,220 से। 196 में किससे भाग कर रहे हैं हम लोग? 38,220 से। तो देखिए अगर देखा जाए तो यह 19 है और यह लगभग 38 है, तो 19 दूनी 38 होता है, लेकिन 6 दूनी 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम 196 में 2 से गुना करके देखें तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 के 9 हासिल 1, 2 1 3, कितना हो जाएगा? 392, जबकि यहाँ क्या है? 382। इसका मतलब कि 196 में 2 से गुना करने से तो नहीं लगेगा, तो लगेगा किससे गुना करने से? 1 से, तो लिखेंगे 196। ठीक है भाई साहब, अब चलिए घटा लीजिए, 2 में से तो 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 7 बच गया, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 8, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 100 कितना हो गया मेरे पास? 86। सही है, चलिए 186। अब ऊपर वाला संख्या इस 2 को नीचे लिख दीजिए, तो कितना आ गया? 1862। यहाँ देखिए, यहाँ 19 है, यहाँ क्या है? 19 मतलब हम, अच्छा इसको लगभग 190 मानते हैं, 200 मानते हैं। ठीक है, 200 मानते हैं। यहाँ क्या? 18, तो 2 के पहरा में 200 के पहरा में कई बार में 18 या उससे कम आएगा? 9 बार में 9 दूना 18। तो हम एक बार 196 में गुना करके देखेंगे 9 से, क्या लग रहा है? तो 9 छक चौवन के 4 हासिल 5, 9 छक 9 9 81, 81 5 86 की 6 हासिल 8। ठीक है, और 9 8 17, तो 1784। यहाँ 1862, यहाँ आ रहा 1784, इसका मतलब लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? चलिए तो अगला भाग में हम किससे लगाएंगे? 9 से, तो हो जाएगा 1764। चलिए अब घटाना है हमको, 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर ये 5 बच गया, 5 में से तो 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये 7 बच गया तो 7 से 7 जाएगा तो काट कुट। ठीक है, यहाँ बच गया 0। अब चेक कीजिए, यह लगभग कितना हम समझते आ रहे हैं? 200। लगभग कितना समझते आ रहे हैं? 200। 200 के पहरा में लगभग 1000, 1000 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो हम 5 से गुना करके देखेंगे, यदि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उससे कम या ज्यादा से गुना करके चेक कर लेंगे। 196 में किससे गुना करना है? 5 से, तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9,
पूरा पूरा कट गया, कितने बार में, 5 बार में, तो कितना हो गया 980। तो भाई साहब देखिए जीरो तो यही आ गया, इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ होगा। तो अगर हम अलग से भाग कर लेंगे तो क्या होगा, हमको पता चलेगा कि यहाँ लिखना क्या, सोचने की जरूरत नहीं है। 196 में गुना करेंगे 195 से और लिख देंगे प्लस के 0 और लिख देंगे आर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यही बोला कि यदि आर 0 के बराबर हो जाए, क्या बोला है, यदि संतुष्ट करने पर आर 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो जो भाजक बी है वही ए और बी का एचसीएफ कहलाएगा। इसलिए एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ 38,220 कॉमा 196, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे 100% श्योरिटी के लिए हम रफ सेक्शन में इसका जरूर काम करेंगे। रफ में करना जरूरी है, हमारा क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं, लेकिन रफ में करना इसको जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12,576 और 4,052 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। तो दोनों में से बड़ा है 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052, इसलिए ए का मान हो जाएगा 12,576 एवं बी का मान हो जाएगा हमारा 4,052। चलिए घबराने की जरूरत नहीं, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जैसे लिखेंगे तो 12,005 चरण लिखना शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे, चरण 1। तो पहला चरण में क्या लिखेंगे 12,576 बराबर 4,052। अब किससे गुना करेंगे उसके लिए हम तुरंत रफ सेक्शन में भाग विधि से बना देंगे। ठीक है, तो 125 76 40 52। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए देखा जाए तो अब हम देखिए अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे। यह लगभग 4,000 12,000 से ज्यादा है, तो अगर हम 3 बार में लगाए 4,000 या 12,000 तो लग जाएगा। ठीक है, गुना करके चेक कर लेंगे। 4,052 में हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 3 दूना 6 25 15 के 5 हासिल 1 3 1 जी में 0 से गुना करेंगे 0 यानी 1 शेषफल जो बचा था, हासिल जो बचा था। ठीक है, 38 12, तो 12,156 है 12,576, इसका मतलब क्या बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा 12,156। चलिए 6 में से 6 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये बाकी सब रफा दफा। ठीक है, अब समझिए 420 इससे छोटा हो गया, अब दोबारा भाग नहीं लगने वाला। अब इस केस में क्या करते, इसको यहां से घेरेंगे और फिर से दोबारा भाग का विधि। सही बात है, चलो ध्यान सुनो। ये बउआ 40 अगर रहता तो 10 बार में लगा देते, लेकिन क्या है 42, तो 10 बार में तो पूरा पूरा नहीं लगने वाला। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, 9 बार में लगाएंगे। चलिए गुना करके देख लेते, 420 में 9 से गुना करेंगे तो 0, 9 दूनी 18 के 88 लेख 9 5 45 से 46, यही होने वाला है। 1 मिनट, 9 दूनी 18 के 88 लेख 9 चौके 36 37 होगा भाई। 10 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा, इससे ज्यादा। तो कई बार में 9 बार में 37 80। चलिए घटाने आएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और ये काट कूट हो गया। चलिए 272 हो गया, 272 में किससे गुना करेंगे 420 से, तो 27 दूना होता है 56, और इसको हम 27 माने तो दूना 56, लेकिन यहाँ क्या है 42, तो एक बार में लगेगा कितना 272। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो गया 1, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 148। फिर घेरेंगे 272 को, 14 दूनी 28 होता है, लेकिन यहाँ 14 दूनी होता है 28, लेकिन यहाँ क्या है 27, एक बार में लगाएंगे 148। 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 बच गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, 124, फिर 148 यहाँ गिरेंगे। एक बार में क्या जाएगा 124, कितना बचेगा 24 बच रहा है, फिर 24 को यहाँ लिखेंगे 124।
तो 24 के पहरा में 124 से उससे कम, तो याद कीजिए 24 बचे हो तो 120, 24 बचे में 120, ठीक है, मतलब 24 बचे 120, 5 से गुना करके देखें 4 बजे 20 जीरो हासिल, 2 5 दूनी 10 2 12, तो कितना बचा 4, कितना बचा 4। अब 24 को 4 से भाग लगाए तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि लास्ट में शेषफल 0 कौन भाजक लाया 4 लाया, कौन लाया 4 लाया, तो हमारा इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। अभी हम बना है भाग विधि से, लेकिन अब इसी को सजा के लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब टेंशन खत्म है, क्योंकि हम रफली कर लिए कि मेरे पास क्या चरण हो गया, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 6 और 7। चलिए चरण 1 में किससे गुना किए 3 से गुना किए, 3 से गुना किए तो शेष कितना आ गया 420, और लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में यह यहाँ आ जाएगा 40 52 और 420 आगे आ जाए, कई बार में एक बार में गुना करेंगे तो कितना आता हमारा 148, लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा चरण नंबर 3, अब 420 को लिखेंगे 420 बराबर 148 ये वाला, ठीक है, गुना 1 और प्लस में 124 और लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद चरण नंबर 4, 148 को यहाँ लिखेंगे तो क्या बचेगा 124, 124 में 1 से गुना किए थे ना, तो कितना बचा था मेरा 24, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण नंबर 5, 124 यहाँ 24, 24 में किससे गुना किए थे 5 से, शेषफल कितना आया था 4, r इज नॉट इक्वल टू 0। अगला चरण क्या था हमारा, शायद लास्ट चरण था, 24 बराबर 4 गुने 6, 4 में किससे गुना किए थे 6 से, शेषफल क्या गया था 0 और लिख देंगे r बराबर 0। जब r बराबर 0 था होगा, इसलिए एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 12 576 और 40 52 कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या कि जब भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रश्न को हल कर रहे होंगे तो मेरे पास एक रफ कॉर्नर ऐसा होना जिसमें फटाक से उसको बना ले और सट सट मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दे, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए, बाकी की क्लास अगले क्लास में बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और प्रश्नवाली हम पहला प्रश्नवाली के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लास समझ में आया होगा, तो क्लास को नोट करते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।